नमस्कार, जोहार। मैं उमेश कुमार झा, आप देख रहे हैं झारखंड लाइव और मैं आपके लिए फिर झारखंड की कुछ नई खबरों को लेकर आया हूं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। पहली खबर आदिवासियों के आदिवासी सेंगल अभियान को लेकर है। आदिवासी सेंगल अभियान की ओर से शुक्रवार को फागू मुर्मू की अध्यक्षता में राजनगर प्रखंड क्षेत्र के बीजाडी ग्राम में सभा का आयोजन किया गया। सभा में बतौर मुख्य अतिथि आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद सलखान मुर्मू एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर सेंगेल दिसोम परागना सोनाराम सोरेन उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सलखान मुर्मू ने कहा कि आज आदिवासी समाज सबसे ज्यादा धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं आदिवासी नेता मुंडी मनकी और पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था जिम्मेदार है। साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासियों का अपना अलग सरना धर्म है, लेकिन आज तक हमारे आदिवासी नेताओं की अलग सरना धर्म कोड की वकालत नहीं की, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज आदिवासी समाज अन्य धर्म को अपना रहे हैं, जिससे आदिवासियों की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान मिट जाएगी। आदिवासी सेंगल अभियान ने देश में जहां भी आदिवासी हैं सबको एकजुट करने का बीड़ा उठाया है। आदिवासियों के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए सेंगल अभियान 300 प्रखंडों में प्रयत्नशील है। सेंगल अभियान ने 30 जून को कोलकाता ब्रिगेड परेड ग्राउंड में विश्व सरना धर्म जनसभा आयोजित करने का बड़ा फैसला लिया है। अगली खबर कोयला अधिकारियों को लेकर है। शुक्रवार को कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन की एपेक्स बॉडी के साथ कोलकाता स्थित सीआईएल कार्यालय में हुई वार्ता में कोयला अधिकारियों की अधिकतर मांगों पर सहमति जता दी। कोयला अधिकारियों को अब महारत्न कंपनी का पे स्केल मिलेगा। एसोसिएशन ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि महारत्न कंपनी का पे स्केल मिलने से कोयला कामगारों के वेतन समझौते के तहत मिलने वाले वेतन से उत्पन्न हुआ विवाद समाप्त हो जाएगा। अधिकारियों की वेतन वृद्धि कर्मचारियों से अधिक रहेगी। इसके अलावा कोल फील्ड अलाउंस, करियर ग्रोथ, सब ऑर्डिनेट इंजीनियर्स का प्रमोशन, समस्त फॉर्म में सीएमओएआई की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इलाज के लिए रेफरल केस में हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। अधिकारियों को हेल्थ स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। लैपटॉप के लिए भी अधिक राशि दी जाएगी। अगली खबर स्कूलों के अनाज और सामानों की चोरी को लेकर है। बरवड्डा और गोविंदपुर क्षेत्र में चोर स्कूली बच्चों का निवाला चुरा रहे हैं। पिछले 30 दिनों में उन्होंने 10 किलोमीटर दायरे में 13 प्राथमिक, 9 प्राथमिक, मिडिल स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 14 क्विंटल से अधिक चावल, दाल, बर्तन, गैस सिलेंडर आदि चुरा लिए हैं। इन्हीं सामानों से इन 13 स्कूलों से पढ़ने वाले 1338 गरीब बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन तैयार होता है। स्कूलों में शिक्षक ने कहा कि विभाग से अनाज समेत सभी जरूरी चीजें उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन लगातार हो रही चोरियों से अधिकारियों से लेकर शिक्षक तक सब परेशान है। अनाज को मिड डे मील संचालिका के घर में सुरक्षित रखने की सलाह दी जा रही है। बच्चों को भूखा नहीं रख सकते, इसलिए दूसरे स्कूलों से मदद ले रहे हैं। आपको बता दो, सभी स्कूलों ने पुलिस से शिकायत की है, पर गिरोह अब तक का पता नहीं चला कि गिरोह कौन है। कुछ स्कूलों में 2 से 3 बार चोरी हो चुकी है। चोर मालवाहक गाड़ियों से आते हैं और चोरी कर ले जाते हैं। थाना क्षेत्र की 27 पंचायतों में 250 यानी 250 स्कूलों की सुरक्षा का विशेष कोई इंतजाम नहीं है। पुलिस पेट्रोलिंग करती है, पर चोर नहीं मिल रहे हैं। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की भी जांच कर रही है। अगली खबर धनबाद से है। शहरी जलापूर्ति के जमा डोबा पैकेज के तहत 2 लाख से अधिक शहरवासियों के घरों में अब दामोदर नदी का पानी पहुंचेगा। भूली, भेलाटाड़, कुलकुसमा, साबलपुर, बगुला बस्ती, महिलाडी, दामोदरपुर आदि इलाकों में पहली बार सप्लाई का पानी पहुंचेगा। सब कुछ ठीक रहा तो 15 मई के अंत तक 20 जल मीनारों से यानी कि पानी की टंकियों से स्वच्छ पीने की पानी का सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। यह जलापूर्ति योजना 365 करोड़ रुपए की है। यह जमा डोबा और सिंदरी 2 पैकेज में बटा है। एल&टी कंपनी के कुल 36 जल मीनारों का निर्माण किया गया है। सिंदरी पैकेज की 5 जल मीनारों में 4 साल से जलापूर्ति हो रही है। जमा डोबा पैकेज में 31 जल मीनार है, जिनमें से 11 से जलापूर्ति की जा रही है। बाकी 20 जल मीनारों से 4 साल में आपूर्ति शुरू होने का इंतजार है। जलापूर्ति योजना के जमा डोबा पैकेज में राज्य के पहले 8 लेन रोड के निर्माण की वजह से गोल बिल्डिंग चौक से तेतुलमारी तक नए सिरे से पाइपलाइन बिछानी पड़ी। अब भी बगुला बस्ती पेट्रोल पंप के पास थोड़ा काम बाकी है। अधिकारियों का कहना है कि अगले 15 दिनों में वहां पाइप बिछा देंगे, फिर प्रक्रिया आगे फिर हो जाएगी। अगली खबर सोनारी गुरुद्वारा चुनाव को लेकर है। सोनारी गुरुद्वारा के प्रधान पद का चुनाव का मतदान रविवार 30 अप्रैल को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। शाम 4 बजे तक चुनाव परिणाम आ जाएंगे। कुल 389 वोटर मिलकर तारा सिंह और उनके छोटे भाई बलवीर सिंह के भाग्य का फैसला करेंगे, जो उम्मीदवार में उठे हैं।
शुक्रवार को सोनाली गुरुद्वारा में उम्मीदवार तारा सिंह ने कहा कि दो भाइयों को लड़ाने के लिए गुरदयाल सिंह का साजिश है। वे अपने भाई के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन गुरदयाल सिंह उनके भाई के कंधे पर बंदूक रखकर गुरुद्वारा पर काबिज होना चाहते हैं। इस कारण उन्हें चुनाव मैदान में उतरना पड़ा। तारा सिंह ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद वे ट्रस्टियों को बहाल करेंगे। वर्ष 2012 में गुरदयाल सिंह ने प्रधान बनने के बाद ट्रस्टी की परंपरा को खत्म कर दिया था। ट्रस्टी रहने से प्रधान व गुरुद्वारा के कामकाजों पर निगरानी रहेगी। अगली खबर बन्ना गुप्ता और सरयू राय के बीच विवाद को लेकर है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू के बीच चल रहा विवाद अब मंत्री के पिस्तौल तक पहुंच गया है। सरयू राय ने उपायुक्त विजया यादव को पत्र लिखकर बन्ना गुप्ता के पास G44 मॉडल क्लॉक श्रेणी का पिस्तौल होने की शिकायत की है। सरयू राय ने पत्र में कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आर्म्स सेक्शंस के कमांडेंट आर्म्स द्वारा कोलकाता पुलिस को दिनांक 27 जनवरी 2023 को प्रेषित निर्देश पर स्पष्ट किया गया है कि मेसर्स काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित और जी विश्वास एंड कंपनी को 7 जनवरी 2022 को वितरण के लिए भेजा गया G44 मॉडल क्लॉक पिस्टल निर्माण और वितरण लाइसेंस की शर्तों को आर्म्स एक्ट के अधीन पूरा नहीं करता है। इसलिए जिसने भी यह पिस्तौल खरीदी है उसे वापस लेकर इसे सरकार के पास जमा कराया जाए। सरयू के मुताबिक विश्वस्त सूत्रों से उन्हें जानकारी मिली है कि बन्ना गुप्ता के पास इस श्रेणी का एक पिस्तौल है। जिला प्रशासन के रिकॉर्ड में इस सूचना की पुष्टि हो जाएगी कि इस पिस्तौल को कहीं से भी खरीदकर जमशेदपुर लाने और अपने पास रखने की विधि सम्मत प्रक्रिया होती है। उसका पालन मंत्री बन्ना गुप्ता नहीं करते हैं, वे इसका प्रदर्शन यहाँ वहाँ करते हैं, ऐसा उन्होंने अपने पत्र में कहा है। सरयू ने उपायुक्त से अनुरोध किया है कि जांच उपरांत इस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए, पिस्तौल को जब्त कर इसे जिला प्रशासन के पास जमा कराया जाए। साथ ही झारखंड और केंद्रीय गृह मंत्रालय को शीघ्र सूचित किया जाए जिसमें नियमों के उल्लंघन के लिए बन्ना गुप्ता के खिलाफ कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा सके। अगली खबर सीबीएसई उत्कृष्ट विद्यालयों को लेकर है। झारखंड में पहली बार सीबीएसई बोर्ड के मान्यता प्राप्त 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्ट विद्यालयों में अप्रैल माह बीतने के बाद भी सत्र 2023-24 की पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है। इसका सबसे बड़ा कारण इंग्लिश मीडियम के टीचरों का नहीं होना है। झारखंड सरकार वर्ष 2020 में दिल्ली की तर्ज पर नई योजना लेकर आई है। सीबीएसई बोर्ड में संबद्ध 4496 स्कूल खोलने का फैसला लिया है। पहले चरण में सत्र 2023-24 के लिए 80 उत्कृष्ट विद्यालय यानी कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चुने गए हैं। 310 करोड़ रुपए खर्च कर नए स्कूल भवन बनाए, शिक्षकों व नियुक्ति व संसाधन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। 1 अप्रैल 2023 से पढ़ाई शुरू करने का लक्ष्य था, पर अभी एडमिशन प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है, जबकि प्राइवेट और केंद्रीय विद्यालयों में नया सेशन शुरू भी हो चुका है। राज्य के 80 सरकारी स्कूलों में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाने का काम नवंबर 2021 में शुरू हुआ था। अब तक विद्यालयों के निर्माण पर 310 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जिससे उत्कृष्ट विद्यालय में लैंग्वेज लैब, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, मैथ लैब और पुस्तकालय के साथ साथ स्मार्ट क्लास का निर्माण हुआ है। इसके अलावा विद्यालयों में खेलकूद के लिए थ्रो बॉल, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण किया गया है। साथ ही स्टाफ रूम, रिकॉर्ड रूम, परीक्षा हॉल, स्टाफ कॉमन रूम, प्रचार कक्ष बनाए गए हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय, मेडिकल रूम, एनसीसी और स्काउट गाइड रूम का भी निर्माण हुआ है। पर अभी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। मई के दूसरे सप्ताह से गर्मी की छुट्टी शुरू हो जाएगी। ऐसे में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्ट विद्यालयों में नए सत्र की पढ़ाई कब शुरू होगी, यह बड़ा सवाल है। शिक्षा सचिव रवि कुमार ने 13 अप्रैल को सभी जिले के डीसी को पत्र लिखकर कहा है कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई होनी है। इसलिए जिलों में नियुक्त वैसे स्नातक शिक्षकों की विषयवार सूची बनाए जिन्होंने सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से पढ़ाई की है। निजी स्कूल या केंद्रीय विद्यालयों में कार्यरत हैं। पहले चरण में 3000 अंग्रेजी मीडियम शिक्षकों की जरूरत है। अभी उत्कृष्ट स्कूलों में हिंदी मीडियम से शिक्षक पढ़ा रहे हैं जो सीबीएसई पैटर्न पढ़ाने में एक्सपर्ट नहीं है। अगली खबर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में पार्किंग को लेकर है। अब बिरसा मुंडा एयरपोर्ट परिसर में आने वाली निजी कार 8 मिनट तक के लिए निःशुल्क पार्क होगी। पहले यह 5 मिनट ही था, लेकिन 8 मिनट के बाद इसे आधा घंटे या 30 मिनट तक के लिए 30 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा अगर आधा मिनट से ज्यादा आप वहां समय लगाते हैं। रांची एयरपोर्ट पर पहले कार पार्किंग का शुल्क 20 रुपए निर्धारित था। एयरपोर्ट अथॉरिटी का नया शुल्क 1 मई 2023 से लागू होगा। इसके अलावा एयरपोर्ट में प्रवेश करने वाले विभिन्न वाहनों के साथ साथ कमर्शियल वाहनों, बस, टेम्पू, टैक्सी, प्रीमियम कार के साथ दोपहिया वाहनों को भी शुल्क बढ़ा दिया गया है। कार के लिए 2 घंटे के बाद प्रति घंटे 10 रुपए 7 घंटे तक देना होगा। वहीं 2 पहिए वाहन को 2 घंटे के बाद प्रति घंटा 5 रुपया लगेगा। उसके बाद 7 से 24 घंटा का पार्किंग शुल्क 4 घंटे तक के रेट का 3 गुना लगेगा।
आए दिन बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भीड़ की वजह से गाड़ियों की पार्किंग की समस्या बनी रहती है। ऐसे में निजी वाहन चालकों को अपने परिजनों को छोड़कर एयरपोर्ट से निकलने में 8 मिनट से ज्यादा भी लग सकता है। ऐसे में अगर उसे निजी वाहन को 30 रुपया देना पड़ेगा। अगली खबर वंदे भारत ट्रेन को लेकर है। दक्षिण पूर्व रेलवे की महाप्रबंधक अर्चना जोशी गुरुवार को रांची बाड़ामुंडा दोहरीकरण एवं संरक्षा कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान रांची रेलवे स्टेशन पर बताया कि रांची से वंदे भारत ट्रेन परिचालन को लेकर रांची रेल मंडल की तैयारी पूरी है। रेलवे बोर्ड से रैक व समय सारणी मिलने के साथ ही ट्रेन चलाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि रांची से पटना और रांची से हावड़ा के बीच ट्रेन का परिचालन होना है, जिसका इंतजार यात्री भी बेसब्री से कर रहे हैं। वहीं रांची गिरिडीह ट्रेन चलने को लेकर बताया गया कि विस्टोडम युक्त ट्रेन रांची डिवीजन को मिल गया है। फिलहाल ट्रेन कब चलेगी इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी है। बोर्ड से समय सारणी का इंतजार है, इसके बाद ही समय सारणी मिलते ही ट्रेन का परिचालन भी शुरू हो जाएगा। वहीं रांची स्टेशन के रीडेवलपमेंट को लेकर बैठक की निरीक्षण के दौरान हटिया बाड़ामुंडा दोहरीकरण कार्य की प्रगति के संबंध में संबंधित अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। वहीं कार्य का निर्धारित समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। अगली खबर झारखंड की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा को लेकर है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को पहली एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। एयर एम्बुलेंस के जरिए आपात स्थिति में गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए अस्पतालों में स्थानांतरित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस सेवा की शुरुआत के मौके पर कहा कि ऐसी कई बीमारियां हैं जिनमें बेहतर इलाज के लिए राज्य से बाहर जाना जरूरी हो जाता है। जीवन और मृत्यु का फासला काफी कम होता है। ऐसी परिस्थिति में सड़क मार्ग और रेल मार्ग से मरीज को ले जाने में काफी कठिनाई होती है। इमरजेंसी में यदि बीमार व्यक्ति को समय पर इलाज सुलभ हो जाए तो कई जानें बचाई जा सकती है। यह स्वास्थ्य सुविधा को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम है। सीएम का कहना है कि सेवा का उपयोग सिर्फ सक्षम लोगों के लिए नहीं है, इसमें आवश्यकता अनुसार जो पैसे नहीं भी दे सकता है उसको भी एयर एम्बुलेंस के माध्यम से सेवा देने की और ले जाने और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की मंशा सरकार की है। सरकार का प्रयास है कि जगह जगह सड़कों के किनारे हेलीपैड बने, जिससे भीषण सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके। एयर एम्बुलेंस सेवा राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आपातकालीन स्थिति में एयर एम्बुलेंस सेवा प्राप्त करने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता था। कोई ऐसा डेडिकेटेड सेल नहीं था जहां संपर्क स्थापित किया जा सके। अब इसमें असुविधा नहीं होगी। नगर विमानन प्रभाग के एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए सेल का गठन किया गया है। दूरभाष और ईमेल के माध्यम से एयर एम्बुलेंस की सेवा प्राप्त की जा सकती है। आवेदक को गंतव्य के अनुसार संभावित व्यय से अवगत कराया जाएगा। सहमति के बाद ऑपरेटर 2 घंटे के भीतर एयरक्राफ्ट तैयार करेंगे और फ्लाइट को पुनर्निर्धारित करने का भी प्रावधान है। रांची से नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, लखनऊ एवं तिरुपति प्रमुख गंतव्य के रूप में निर्धारित किए गए हैं। वहीं देवघर, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, गिरिडीह और दुमका में भी यह सेवा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बड़े वाहन नहीं जा सकते वहां मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है और बहुत जल्द सैकड़ों एम्बुलेंस राज्य को मिलने जा रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और यूं ही झारखंड की हर खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए झारखंड लाइव।